हमारे एक्सेल के 3 पार्ट्स थे। हम लोग देखते हैं कि एक्सेल हमें क्यों इतना इम्पोर्टेंस क्रिएट कर रहा है, एक्सेल की क्या इतना कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके कारण से एक्सेल बेनिफिशियल है। तो हमने एक्सेल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। नंबर 1, एक एक्सेल हमें इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट बनाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का मतलब इसमें इस तरीके का डेटा बनाया जा सकता है जो सेल में लिंक किया जा सकता है, इसमें फंक्शंस क्रिएट किए जा सकते हैं, फॉर्मूलाज क्रिएट किए जा सकते हैं, मैथमेटिकल फंक्शंस क्रिएट किए जा सकते हैं। इसको हम लोग स्प्रेडशीट कहते हैं। ये हमारा पहला इसका फायदा था। दूसरा, अब जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट, डीबीएमएस। इसमें डेटाबेस मैनेजमेंट किया जा सकता है। डेटाबेस मैनेजमेंट का लोग कंप्लीट एक अलग टॉपिक हमारा एक्सेल के बाद फिर से स्टार्ट होगा। डीबीएमएस हम इसको कहेंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट का इंट्रो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। डेटाबेस मैनेजमेंट का मतलब है जो रिकॉर्ड भरा हुआ है उससे कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जनरेट करना। मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जनरेट करने का मतलब, अगर वो सेल्स रिकॉर्ड है तो बेस्ट सेल्स पर्सन को निकालना, अगर वो स्टूडेंट रिकॉर्ड है तो बेस्ट स्टूडेंट को निकालना, या ऐसे स्टूडेंट जिनको अभी मेहनत करने का ज़रूरत है उनका डेटा एनालाइज करना, मेरिट बनाना। अगर वो बैंक है तो ये कंपेयर करना, या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं तो ये कंपेयर करना कि वो प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लास्ट ईयर से हमारी इस साल सेल बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, इस तरीके की डिसीजन मेकिंग करना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाएगा। या जो रिकॉर्ड हमने भरे हुए हैं उस पे समय पड़ने पर सूचना मिल सके। समय पड़ने पर सूचना मिलने का मतलब है कि आप एटीएम पर जाएं और पैसा निकल आए, यही उसका सबसे बड़ा काम है। अगर हम एटीएम जाते हैं और पैसा नहीं निकलता है तो वो एटीएम हमारे लिए बेकार है। हम कॉलेज जाते हैं और हमारा सर्टिफिकेट हमको मिल जाए तो ये सही चीज़ है। हमारा एग्जाम्स के समय सर्वर बंद हो, मतलब समय पड़ने पर कंप्यूटर हमें काम करे, एक डिसीजन हमें दे सके, गूगल मैप खोले हमको वो सही रास्ता बताए, यही कंप्यूटर का काम है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब जो डेटा भरा हुआ है उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। कंप्यूटर का सबसे बड़ा काम होता है हमको इंफॉर्मेशन देना। कंप्यूटर के अंदर एक रॉ डेटा फिल किया जाता है। रॉ डेटा का मतलब रोल नंबर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एक रॉ डेटा भरा गया। अब वो इंफॉर्मेशन कैसे बना कि वो टोटल हो गया, एवरेज हो गया, ग्रेड हो गया, मैक्सिमम हो गया, मिनिमम हो गया, काउंट हो गया, काउंट इफ हो गया, कितने खाली हैं, कितने भरे हैं, कितने 2 से कितने 20 से ज़्यादा हैं, कितने 24 से कम है, ये सारी इंफॉर्मेशन है। तो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाएगा। यही अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो हमारे टॉपिक में अब हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें कवर करने जा रहे हैं। नंबर 1, हमारी जो वर्क बुक है उसके अंदर बहुत सारी वर्कशीट बन चुकी है। शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, शीट नंबर 3, शीट नंबर 4, बहुत सारी शीटें बन चुकी हैं। शीट नंबर 1 स्टूडेंट रिकॉर्ड है, शीट नंबर 2 सेल्स रिकॉर्ड है, शीट नंबर 3 पर हमने फंक्शंस अप्लाई किए, शीट नंबर 4 पर हमने इफ अप्लाई किया हुआ है, 5 पर एक पेरोल शीट बनाई है, सो ऑन। तो ऐसे करते 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 बहुत सारी शीटें बन चुकी हैं। तो अब हमें याद नहीं रहेगा कि 5 पे क्या था, 1 पे क्या था, 7 पे क्या था, 8 पे क्या था। हमारी फाइल का नाम है स्टूडेंट रिकॉर्ड, जो हमें टाइटल में यहाँ पे दिखता है, मगर उस फाइल के अंदर अब बहुत सारी शीट्स बन चुकी हैं, बहुत सारी शीट्स बन चुकी हैं। हम लोग सबसे पहला काम करेंगे, शीट का नाम रख देंगे, शीट का नाम रखेंगे ताकि हम शीट से नाम से पहचान सके 1 2 3 4 5 6 7 8 में आखिर है क्या। क्या वो 5 6 7 तक हमें याद नहीं रहेगा कि 7 पे क्या बना था, 8 पे क्या बना था, हमें नहीं याद रहेगा। दैट्स वाई आपको क्या करना है, सबसे पहले आप शीट को रीनेम करना स्टार्ट करेंगे। तो पहला स्टेप, हम लोग शीट को रीनेम करते हैं। तो ये शीट, ये जो लिखा है शीट 1, शीट 2, शीट 3, इसको क्या कहा जाता है, उसको शीट टैब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शीट टैब, इट इज कॉल्ड शीट टैब। तो ये हमारा शीट टैब है।
शीट टैब हमको दिखाता है कि हमको शीट का नंबर यहाँ पे दिखाता है। आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। आप यहीं से एक नई शीट इंसर्ट कर सकते हैं। आप हमने देखा था कि ये शीटें ऐसे बढ़ती हैं। एक तो शीट को नई इंसर्ट करने का ऑप्शन था कि लास्ट में जाकर के ये हमारा यहाँ पे दिखता रहता है एक बटन, इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारी शीट इंसर्ट हो जाती है। तो अगर यहीं से क्लिक करने से हो रहा है तो यहाँ पे शीट इंसर्ट होती चली जा रही है, यहाँ से शीट इंसर्ट होती चली जा रही है। इनकेस ये बटन हमको नहीं दिखाई दे रहा है तो हमारे पास शीट इंसर्ट करने का ऑप्शन है। आप राइट क्लिक करिए, इंसर्ट करिए, ऑप्शन आ जाएगा वर्कशीट का। आप इसके ऊपर क्लिक करके शीट को आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आप करके तो शीट इंसर्ट हो जाएगी। तो नई शीट बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ से राइट क्लिक करके एक नई शीट बढ़ा सकते हैं। आप पूछेंगे सर इस कमांड और उस कमांड क्या है? ये हमेशा बॉटम पर लास्ट में जाकर के इंसर्ट करेगी और ये करंट पोजीशन पर ही इंसर्ट कर लेगा। जहाँ पर भी हमको जरूरत होगी, जहाँ पर भी जरूरत होगी शीट नंबर 2 और 3 के बीच में पूरी पूरी राइट क्लिक करके इंसर्ट कर दे रहे हैं। जैसे इंसर्ट कर रहे हैं पूछ रहे क्या करना है, तब ऑप्शन शीट नंबर 10 आ गया। तो यहाँ से शीट को बढ़ाया जा सकता है। तो शीट नहीं चाहिए, खराब हो चुकी है, डिलीट भी कर सकते हैं, ज़्यादा हो गई है तो हम इसको कम भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ से इसको डिलीट ऑप्शन डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये शीट टैब दिखाई दे रहा है हमारे सामने, जहाँ से हम शीट को मैनेज करें। ये हमको शीट टैब दिखाई दे रहा है, जहाँ से हम शीट को मैनेज करें। अब यहीं पर ऑप्शन रीनेम का आ है, सबसे बेहतर ऑप्शन। राइट क्लिक करें, रीनेम कर दें आप इसको रीनेम कर दें। जैसे आप इसको रीनेम करेंगे यहीं पर नाम लिखने की आपको फैसिलिटी मिल जाएगी। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये स्टूडेंट रिकॉर्ड है, या जो भी हमारी क्लास है हम उसको लिख सकते हैं ये स्टूडेंट रिकॉर्ड है। ये हमारी रीनेम किया मैंने, ये हमारी सेल्स लिस्ट है, ये हमारा फंक्शंस है, ये हमारा इफ है। जितना भी हम चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हमें पता हो जाएगा कि स्टूडेंट रिकॉर्ड है, ये सेल्स है, ये फंक्शन है, ये इफ है, ये हमारा पेरोल है, हमारा पेरोल है। ऐसे करके आप इसको कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा और हाईलाइट करने के लिए इसी में कलर का ऑप्शन होता है, क्योंकि जैसे जैसे अगेन बात हो रही है कि अब डेटा बढ़ेगा, डेटा बढ़ेगा। जब तक 2 या 3 शीटें थी, जब तक थोड़े बहुत रिकॉर्ड थे, 15-20 रिकॉर्ड थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से बढ़ रहे। जिस समय डेटा लेंथ बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, है ना, कल हम लोगों ने कहा सेल्स लिस्ट बनानी है, तो एक छोटा सा मैंने आपको एग्जांपल दिया कि उसका भर लीजिएगा। लेकिन अगर मॉल का बनाना पड़ेगा, एक दिन में कितनी बार सेल्स हो रही है, तो हमने एक तारीख डाली, उसको कंटिन्यू किया और वो रिकॉर्ड भर दिया। तो हमने सोचा कितना रिकॉर्ड भर रहा होगा, 10, 15, 20। क्या एक दिन में 10, 15, 20 बार ही सेल होता है? एक ही दिन में कई बार सेल हो जाता है। 100-150 कस्टमर एक दिन में आ सकते हैं, डिपेंड्स। टीवी की शॉप होगी तो 100-150 कस्टमर नहीं आएंगे ना। कंप्यूटर की शॉप होगी, बाइक की शॉप होगी तो एक दिन में 200 कस्टमर नहीं आएंगे। आइसक्रीम शॉप होगी तो एक दिन में 200-250 कस्टमर आएंगे, राइट। गारमेंट की शॉप होगी तो एक दिन में 100 कस्टमर आएंगे, उसमें 20 खरीदेंगे, 80 नहीं खरीदेंगे, आएंगे। विजिटर्स तो आएंगे ना हमारे पास, पूछेंगे, दाम पूछेंगे, चले जाएंगे। बहुत से लोग उसमें से खरीदेंगे। मॉल में एक ही दिन में बहुत सारी एंट्रियां, एक ही डेट में बहुत सारी एंट्रियां। तो डेटा लेंथ बढ़ने वाली है, डेटा लेंथ बढ़ने वाली। ओके, तो जिस समय बढ़ेगी उस समय हम कैसे कंट्रोल करेंगे उसको, ताकि बहुत जल्दी। अभी ये फाइल खुली हुई है, अब इसमें क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 सबके बच्चे। अचानक कोई स्टूडेंट आया, सर मुझे फीस जमा करनी है या मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, मुझे पुराना रिकॉर्ड देखना है, उसका डेट ऑफ बर्थ निकालना है, तो कहाँ होगा? फाइंड करना होगा, तुरंत ही फाइंड करके हम उसमें से निकाल दें। हालांकि हमारे पास स्कूल मैनेजमेंट के दूसरे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं जिससे हम रिकॉर्ड को निकालेंगे ना। पॉसिबिलिटी है कि एक अलग स्पेशल सॉफ्टवेयर स्कूल में बनाया गया होगा, वहाँ से फाइंड करके बता देगा। लेकिन अगर एक्सेल से निकालना है तो एक बड़ा रिकॉर्ड से कैसे निकले? तो कुल मिला के डेटा लेंथ बड़ी हो रही है। तो जब बड़ी हो रही है एक्चुअल लाइफ में, तो हमें ये सब टूल इस्तेमाल करने पड़ेंगे तो आसान हो जाएगा।
अब हम शीट का नाम ऐसे 1 2 3 4 नहीं रखेंगे, शीट का नाम रख देंगे क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, जैसे स्टूडेंट आए भाई कौन सी क्लास के हो, 7th के हो, डायरेक्ट 7th वाली शीट पे जाएंगे, फाइंड करके उसको तब मुझे एक एक करके शीट को ढूंढना। अब फिर और जब बढ़ जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि आप जो नाम लिखे होंगे वो भी आपको पढ़ने में दिक्कत करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इतने 5-6 शीट्स के बाद फिर से उसकी जगह कम पड़ रही है। तो जब इससे भी ज़्यादा शीटें हो जाएंगी, जब इससे भी ज़्यादा शीटें हो जाएगी तो आपको पेज डाउन करके नीचे जाना पड़ेगा, फिर आपको ढूंढने में दिक्कत होगी। इसलिए हम इसका कलर लगाकर और अच्छी तरह हाईलाइट कर दे रहे हैं ताकि और अच्छी तरह देखने में अच्छा लगने लगे। ये कोई कंपलसरी कमांड नहीं, लेकिन देखने में अच्छा लगता है। तो राइट क्लिक टैब कलर दे देते हैं, जैसे आप इसको टैब कलर दे देते हैं हर शीट का कलर लग जाएगा, हर शीट का एक कलर लग जाएगा और अच्छी तरह हाईलाइट होने लगेगा, और अच्छी तरह हाईलाइट होने लगेगा। आप देखते हैं कि कलर लगने के कारण से आप उसको आसानी से नाम पढ़ पाते। लाइट अपने हिसाब से चूज कर लीजिए। तो शीट का नाम बदल दिया, शीट का कलर चेंज कर दिया। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर जो शीट काम के लिए है उसको हाइड कर सकते हैं। अगर अभी फिलहाल हमको जरूरत नहीं है, जैसे ये शीट इसकी अगर जरूरत नहीं है या तो हम इसको डिलीट करते हैं, राइट क्लिक करके हाइड करते हैं, पूरी शीट हाइड हो जाएगी, पूरी शीट हाइड हो जाएगी, शीट की जरूरत नहीं है डिलीट कर देंगे। तो शीट को हाइड करना है तो हाइड कर दीजिए। 2 शीटें मैंने हाइड कर दी, जब जरूरत होगी तो राइट क्लिक करके अनहाइड करके बता देगा 7 और 9। 7 और 9 नहीं होना चाहिए, उसका नाम लिखा होना चाहिए ताकि पता पड़ जाए कि कौन से उसके अंदर डेटा होगा। तो पहले सबसे पहले तो आप शीट का नाम रखिए, फिर बाकी काम करिए। तो अगर हमें किसी को अनहाइड करना होगा तो राइट क्लिक करके अनहाइड कर हमारे सामने आ जाएगी। नोट करते चल रहे हैं, नोट करते चल रहे हैं कौन कौन से कमांड्स होते चले जा रहे हैं। शीट टैब पर गए हैं, शीट को रीनेम किया है, शीट का टैब कलर चेंज किया है, शीट हाइड करी है, शीट अनहाइड करी। सारे कमांड राइट क्लिक पर है, सारे कमांड राइट क्लिक पर। मल्टीपल शीट को कंट्रोल करेगा। अभी इसमें 2 कमांड्स और हैं, लौट के फिर आएंगे इस कमांड, लौट के फिर आएंगे इस कमांड। डेटा के जितने भी अब कमांड हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर डेटा आपको मिलेगा, ये डेटा हमारे टैब है, हमारे पास एक डेटा मेन्यू है हमारे पास, इसके अंदर हमको सारे कमांड्स पढ़ लें। इस पूरे मेनू के बारे में बात करते हैं। ये पूरा मेनू डेटाबेस का है। एक्सेल में डेटाबेस का मतलब क्या होगा, इंटरलिंक्ड रिकॉर्ड होगा। डेटा का मतलब होगा इंटरलिंक्ड रिकॉर्ड। इंटरलिंक का मतलब समझिए, इंटरलिंक का भी थोड़ा सा एक हल्का फुल्का मतलब समझ लीजिए। इससे पहले वाली फाइल हम लोगों ने देखी, तो हमारी फाइल में स्टूडेंट रिकॉर्ड भी है, सेल्स रिकॉर्ड भी है, इफ भी है, हमारा स्कूल का है। हम पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं, तो जब हम अपनी फाइल बनाते हैं अजय के नाम से, तो हम जितने भी प्रैक्टिस करते हैं एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 ये सब उसके अंदर एक ही में कर रहे हैं। तो जैसे हम अजय नाम की फाइल को ओपन करेंगे, हमारे सारे आंसर्स तो हमसे इंटरलिंक है एक एक चीज, जब हम स्टूडेंट हैं तब। लेकिन जब हम एक बिजनेस है, जब हम एक बिजनेस है, तो क्या उस बिजनेस के अंदर स्टूडेंट रिकॉर्ड और सेल रिकॉर्ड होगा? नहीं होगा ना। सेल रिकॉर्ड होगा, परचेज रिकॉर्ड होगा, स्टॉक रिकॉर्ड होगा, एम्प्लॉय रिकॉर्ड होगा, मेरे घर के बच्चों का स्कूल रिकॉर्ड थोड़ी होगा। इंटरलिंक नहीं है ना, इंटरलिंक नहीं है। तो इंटरलिंक का मतलब आपस में समझिए कनेक्टिविटी होनी चाहिए। पढ़ते समय तो फाइल बन रही है तो समझ में आ रही है, लेकिन जब आप एक्चुअल में कहीं जाएंगे तो स्कूल की फाइल में स्कूल का ही डेटा होगा कि नहीं होगा? उसमें कोई परचेज सेल थोड़ी हो रही होगी। स्कूल की फाइल में तो स्टूडेंट का रिकॉर्ड होगा, स्टाफ का रिकॉर्ड होगा, टीचर्स का रिकॉर्ड होगा, बच्चों को जो टेस्ट हो रहे हैं उनका रिकॉर्ड होगा।
लेकिन स्कूल वाले के स्टाफ लोग खरीद क्या रहे हैं उनका रिकॉर्ड थोड़ी होगा, बाहर जो सेल लगी हुई है वो थोड़ी होगा। ओके, तो इंटरलिंक होते हैं। इंटरलिंक का मतलब आपस में रिकॉर्ड की कनेक्टिविटी है जिससे उस रिकॉर्ड को सर्च किया जाता है। तो जितने हर शीट पर एक जैसा रिकॉर्ड रखना चाहिए। हर शीट पर एक जैसा रिकॉर्ड रखने का मतलब है, जैसे ये स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड पर्सनल रिकॉर्ड आप एक शीट पे रखिए, फिर स्टूडेंट का जो प्रोग्रेस रिकॉर्ड है वो दूसरी शीट पे रखिए। ऐसा मत करिए कि ऊपर मास्टर रखिए और नीचे प्रोग्रेस रखिए, ऐसा मत रखिए। हालांकि हमारे पास जगह रहती है, हमारे पास जगह रहती है कि हम लोग ऊपर स्टूडेंट रिकॉर्ड बना सकते हैं और नीचे जा करके फिर प्रोग्रेस रिकॉर्ड बना सकते हैं, लेकिन उसमें गलती हो जाएगी क्योंकि ऊपर जो मास्टर रिकॉर्ड होगा उसमें नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, ये सब होगा, ईमेल आईडी। और जो नीचे प्रोग्रेस रिकॉर्ड्स होगा उसमें तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के नंबर्स होंगे। ऊपर वाले कॉलम बड़े बड़े होंगे, नेम, फादर नेम, आधार नेम बड़े बड़े होंगे, नीचे एमएस वर्ड, एक्सेल के नंबर के कॉलम छोटे छोटे होंगे। तो आप जब यहाँ से सेल को छोटा करेंगे तो ऊपर वाला सेल भी छोटा हो जाएगा, ऊपर वाले सेल को बड़ा करेंगे तो नीचे वाला सेल भी बड़ा हो जाएगा। ऊपर कुछ इंसर्ट करेंगे तो नीचे इंसर्ट हो जाएगा, नीचे से कुछ डिलीट करेंगे तो ऊपर डिलीट हो जाएगा, तो पता नहीं पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि शीट अलग अलग रखी जाए। मैनेजमेंट का दूसरा नियम, एक जैसे रिकॉर्ड को एक जैसी शीट पर रखना चाहिए। सेल की शीट अलग, परचेज की शीट अलग, स्टॉक की शीट अलग, एम्प्लॉय की शीट अलग, लोन की शीट अलग। लोन मतलब अगर मैंने किसी स्टाफ को एडवांस दिया है, लोन दिया है तो उसकी शीट अलग, अटेंडेंस की शीट अलग। सब कुछ एक फाइल में भले हो लेकिन शीटें अलग अलग बनी होनी चाहिए। और सारे के लिए नियम, जो पहला, आप एक कहीं अच्छी तरह नोट कर लीजिएगा, जो डेटा की शीट बनेगी, जो डेटा की इंटरलिंक डेटा होगा, चाहे वो रो नंबर से 1 से शुरू हो चाहे ना हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो कहीं पर भी हो सकता है, जहां पर भी होगा पूरा इस तरीके से इंटरलिंक माना जाएगा। मतलब ये सारा रिकॉर्ड ऐसे लिंक है, सारा रिकॉर्ड इस तरीके से। इस तरीके का मतलब उसको सबसे पहले मैंने एक आईडी दिया है, रोल नंबर दिया है। स्टूडेंट को किससे पहचाना जाता है? रोल नंबर से पहचाना जाता है। बैंक में हम कैसे पहचानते हैं अपने आप को? अकाउंट नंबर से पहचानते हैं, राइट। ऑफिस में हमको हमारी आईडी से पहचाना जाता है। गैस खरीदने जाते हैं तो कंज्यूमर नंबर से पहचाना जाता है। बिजली का बिल जमा करना है तो मीटर नंबर से हमको पहचाना जाता है। तो हर जगह हमको एक नंबर मिलता है, हमारी एक आईडी मिलती है। हम अपने आधार कार्ड से भारतवर्ष में जाने जाते हैं, तो हमारा आधार नंबर हमारी नेशनलिटी की आईडी है, राइट। तो हर जगह हमारे पास एक आईडी होगी, एवरीवन। तो आईडी कहाँ पर होनी चाहिए? सबसे नंबर 1 पर होनी चाहिए। उस आईडी से ही हम आगे पहचाने जाएंगे किसी भी डेटाबेस में, चाहे वो आइटम की आईडी हो चाहे वो पर्सन्स की आईडी हो, कुछ ना कुछ उसकी आईडी होगी। जब आप सेल करते हैं तो आपको कैश फॉर्म में मिलता है, आपका सामान वारंटी से निकल जाता है, वो आपसे कहता है सर बिल दिखा दीजिए, तो बिल नंबर से आपका रिकॉर्ड निकाल लेता है कि आपने कब हमसे परचेज किया है। तो जितनी भी सेल होती है वो किससे पहचानी जाती है? बिल नंबर से पहचानी जाती है। तो एक कोई नंबर होना चाहिए जिससे आप आपकी आइडेंटिटी को फाइंड आउट कर सकें। स्टूडेंट की आईडी, बैंक की आईडी, कंज्यूमर की आईडी, ट्रेन में सफर करते हैं तो पीएनआर नंबर होता है हमारा, जिससे हमें हमारा आईडी पता पड़ता है कि कौन सा टूरिस्ट सफर कर रहा है, ट्रेन के अंदर कितने लोग हैं, हवाई जहाज के अंदर कितने लोग हैं, टिकट नंबर से जाना जाता है, उसको सबसे पहले रखा जाता है। तो हमारे डेटाबेस में सबसे पहली लाइन नोट कर लीजिए, द फर्स्ट लाइन शुड बी द हेडिंग लाइन एंड द सेकंड लाइन इन डेटाबेस, याद रखेंगे, द फर्स्ट लाइन शुड बी हेडिंग लाइन, द फर्स्ट लाइन शुड बी हेडिंग लाइन, द फर्स्ट लाइन शुड बी हेडिंग लाइन। एक हेडिंग लाइन होना मस्ट है। सेकेंड लाइन से डेटा स्टार्ट हो जाना चाहिए, गैपिंग नहीं होनी चाहिए। इस लाइन का क्या मतलब?
फर्स्ट लाइन शुड बी हेडिंग लाइन, सेकेंड लाइन मस्ट बी डेटा रिकॉर्ड. सेकेंड लाइन मस्ट बी डेटा रिकॉर्ड का मतलब ये नहीं होना चाहिए, इस तरीके का कोई चीज नहीं होनी चाहिए. यहाँ मेरी हेडिंग ये लिखी हुई है और मैंने यहाँ पर एक गैपिंग कर दी है, यहाँ पर एक गैपिंग कर दी है, यहाँ पे इसको थोड़ा फॉर्मेट कर, ये नहीं होना चाहिए. ये फॉर्मेटिंग प्रिंटिंग के समय आप कर लीजिएगा, लेकिन अभी एनालिसिस करते समय, कोई भी अपडेशन करते समय, रिकॉर्ड करते समय चीज नहीं करी. फर्स्ट जो सेकेंड लाइन है तुरंत हेडिंग लाइन के नीचे होनी चाहिए. तो फर्स्ट लाइन हेडिंग लाइन होगी, सेकेंड लाइन डेटा लाइन होगी, और जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम है हमारा, जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम है, सीरियल को छोड़ दें, फर्स्ट कॉलम और द सेकेंड कॉलम, वो हमारा कौन सा की होना चाहिए, वो आईडी होनी चाहिए. लेफ्ट मोस्ट कॉलम, फर्स्ट और सेकेंड कॉलम, the records must have ID column at left side. Record must have ID column at left side, बीच में नहीं होनी चाहिए. सबसे पहला कॉलम सीरियल नंबर होगा, चलेगा, राइट, लेकिन जो दूसरा कॉलम है उसके तुरंत बाद जहां से रिकॉर्ड स्टार्ट हो रहा है वो हमारी आईडी होनी चाहिए. मतलब स्टूडेंट के केस में रोल नंबर, गैस बुकिंग के केस में कंज्यूमर नंबर, बैंक के केस में अकाउंट नंबर, ट्रेन में सफर करते समय पीएनआर नंबर. आईडी का मतलब जिससे हमको आइडेंटिफाई किया जाता है, हमको मतलब डेटा को, वो कॉलम जिससे रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई किया जाता है. बहुत बड़ा एग्जाम्स होता है तो आप अपना एडमिट कार्ड लेकर जाते हैं, आपका रोल नंबर ये आपकी आइडेंटिटी है जिससे आपको पहचाना जाएगा, राइट. जब आप सफर करेंगे तो पासपोर्ट नंबर या पीएनआर, जो भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो सब क्या है, हमारी आइडेंटिटी. इसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान से नोट करिएगा, द आईडी इज कॉल्ड प्राइमरी की. कंप्यूटर की भाषा में उसको प्राइमरी की कहते हैं. क्या कहते हैं, प्राइमरी की. जितना भी मैं बार बार रिपीट करूंगा कि ये केवल एक्सेल का क्लास नहीं है. जब डेटाबेस होगा आगे, जब डेटाबेस की क्लास स्टार्ट हो जाएगी तो हम शुरू करेंगे कि हम आपको बताएंगे कि हम आपको समझा चुके हैं कि प्राइमरी की क्या होती है. उस समय जब हम शुरू कर रहे होंगे तब हमें पहले से जानकारी होगी कि ये प्राइमरी की इसको पता होगी, प्राइमरी की इसको पता होगी, राइट. तो कुछ चीजें बिफोर से हैं कि जब आप यहाँ पर आए हैं तो हम पहले से मान के चलेंगे इतना तो आपको आता होगा, उसके बाद कोई चीज समझी जा सकती है, राइट. तो प्राइमरी की के बिना डीबीएमएस स्टार्ट ही नहीं होगा. जब हमारे डीबीएमएस की पहली क्लास चलेगी तो उसमें डेटा जब अरेंज करना स्टार्ट करेंगे उसमें, तो वो पहला ही चैप्टर में आपको शुरू में ही बोल देगा डिफाइन द प्राइमरी की. तो अब आप बोलोगे सर प्राइमरी की क्या होती है, तो वो पहले से आपको पता होनी चाहिए. तो जो बिफोर की क्लासेस में पहले ही बता दिया जाता है कि प्राइमरी की है क्या. प्राइमरी की का मतलब मेरी आईडी, मेरा रोल नंबर, मेरा आइडेंटिफिकेशन. कोई भी डेटाबेस है, डेटाबेस का मतलब समझिए स्टूडेंट का जब कोई भी रिकॉर्ड रखा जा रहा है, इसका एक ग्रुप सोचिए. सबसे पहले ग्रुप सोचिए कि रिकॉर्ड आप किस चीज का रख रहे हो. स्टूडेंट का रख रहे हो, परचेज का रख रहे हो, सेल का रख रहे हो, एम्प्लॉय का रख रहे हो ना, खाने पीने का रख रहे हो, रेस्टोरेंट का रख रहे हो. जैसे हम रेस्टोरेंट में गए सबसे पहले उसके पास जितनी चीजें अवेलेबल हैं वो आपके सामने क्या रखता है, मेन्यू रख देता है. हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है, आप पसंद करिए. जाके बैठते हैं या कहीं पर भी बाजार में भी खड़े हैं तो हम पहले देखेंगे है क्या आपके पास, मुझे बताइए. तो बताता है कि मेरे पास है क्या, राइट. तब हम उसमें से चूज करते हैं, तभी तो हम काम कर पाए. जब जितना भी हम लोग
सेल परचेज करते हैं सब पे टैग लगा होता है, हमारे प्रोडक्ट पे टैग लगा होता है, प्राइस टैग लगा होता है या सीरियल टैग लगा होता है, राइट। उस टैग से दुकानदार सब बात समझ में आता है कि कितना रुपए का है, कौन सा है, उसको तुरंत टैग दिखा कर आपको सेल करता है। हालांकि इतनी प्रैक्टिस होती है कि वो टैग आपके सामने नहीं देखता, तो हैबिट पड़ जाती है काम करते करते। कभी कोई यूनिक प्रोडक्ट होता है तो वो लोग भी टैग पलटा करके बता देते हैं कि कौन सा आपका सेल प्राइस। तो वो टैग जरूरी है, आईडी होना जरूरी है, जिसके कारण से हम प्रोडक्ट को पहचानेंगे, ह्यूमन को पहचानेंगे कि वो क्या चीज है, राइट। तो क्या मैंने आज पढ़ा, प्राइमरी की। प्राइमरी की इज व्हाट? प्राइमरी की इज that data by which the information is recognized या identified। प्राइमरी की वो डेटा होता है जिससे रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई किया जाता है। सरल शब्दों में आपको आंसर देना है कि प्राइमरी की क्या है। प्राइमरी की वो डेटा है जिसके थ्रू डेटा को पहचाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर, अकाउंट नंबर, कंज्यूमर नंबर, सीरियल नंबर, आईडी नंबर, तो हम लोग प्राइमरी की कहते हैं। प्राइमरी की कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती, कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। जो मेरा रोल नंबर है वो किसी के पास भी नहीं होगा, जो मेरा कंज्यूमर नंबर है, जो मेरा बैंक अकाउंट नंबर है, वो किसी के पास नहीं हो सकता। प्राइमरी की सबसे बड़ी खास बात क्या होती है कि द प्राइमरी की कैन नॉट बी डुप्लीकेट, कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। तो डेटा की क्लास में आप देखोगे कि सबसे पहला नंबर हमारा प्राइमरी की होता है। दो नंबर के बाद अगर हम छोटे सीरियल की बात छोड़ते तो लेफ्ट मोस्ट कॉलम पर आपको करना क्या है कि आपको हेडिंग वाली लाइन को बोल्ड रखना है। अच्छी आदत डालेंगे आप कि सबसे पहले आप एक हेडिंग लाइन रखेंगे और उसको बोल्ड कर देंगे और तुरंत डेटा सेकेंड लाइन से डेटा भरा होना चाहिए, कहीं पर गैपिंग नहीं होनी चाहिए। स्टेप नंबर 3, आप सारे डेटा को सेलेक्ट करके डिफाइन अ रेंज कमांड डिफाइन कर लीजिए। एक सुबह वाली क्लास में उन्होंने नहीं पढ़ा था, शाम वाली क्लास में पढ़ा था। नंबर 1, वर्कबुक को सेव करना। जो कंट्रोल एस करते ही फाइल सेव हो जाती है, वो वर्कबुक सेव हो जाती है। अभी अभी हमने देखा कि शीट का भी नाम बदला जा सकता है, राइट क्लिक करके शीट का नाम बदल दिया तो शीट भी सेव हो गई। अब शीट का कोई हिस्सा भी सेव कर सकते हैं, शीट का कोई पार्ट भी सेव कर सकते हैं, शीट की कोई रेंज को भी सेव कर सकते हैं। तो उसको सेलेक्ट करके डिफाइन अ नेम, यहाँ पे ऑप्शन होता है डिफाइन नेम। शाम वाली क्लास में डिस्कस हो गया था, सुबह वाली क्लास में नहीं पढ़ा था ये कमांड उन्होंने। तो डेटा को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, डिफाइन नेम कर देना है। ये रेंज का नाम डिफाइन करना है, ये रेंज का नाम डिफाइन, इसका कोई भी एक नाम डिफाइन कर दीजिए। ये क्या है? हमारे पीआरएन की रिपोर्ट है, तो हमने इसका नाम पीआरएन रिपोर्ट रख दिया है। तो ये पीआरएन रिपोर्ट है। ऐसे ही सेल्स रिपोर्ट, परचेज रिपोर्ट या कोई एमएस वर्ड का टेस्ट है तो आप एमएस वर्ड टेस्ट, एक्सेल का टेस्ट है तो वर्ड का एक्सेल टेस्ट, कोई सैलरी है तो सैलरी शीट नाम डिफाइन कर सकते। इससे आसानी रहेगी आपको काम करने। क्या आसानी रहेगी? आप कभी काम करते करते आगे निकल जाएंगे, आगे निकल जाएंगे। वहां पे पहुंचना है जहाँ पे डेटा भरा हुआ है। F5 गो टू कमांड होता है हमारा, पढ़ चुके हैं हम लोग। F5 से हम लोग किसी भी सेल पर जा सकते हैं। तो या तो आपको सेल पता हो कि कहाँ पे वो भरा हुआ है, या फिर देखिए नाम आ जाए आपको जगह पे पहुंचा दे। तो शीट जब धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी तो आपको डेटा ढूंढने में दिक्कत होगी, तो आप उसकी रेंज सेव करते रहिए, अपने अपने सेक्शंस को सेव करते रहिए कि यहाँ पे मैंने क्या भरा, यहाँ पे क्या भरा। तो किसी भी समय आप गो टू करके डायरेक्ट आप उस सेक्शन पर पहुंच जाओगे, आपके लिए आसान रहेगा। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि डेटाबेस कंट्रोल करते समय में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो अच्छी आदतें क्या है, क्या यह शुरुआत कैसे होगी? शीट टैब पे जाकर के नाम रख देना चाहिए, टैब कलर लगा देना चाहिए। हालांकि जरूरी नहीं है, अच्छा होता है टैब कलर लगाने से, इजी हो जाता है। जरूरत की चीज़ों को जैसे काम खत्म होता जाए शीट को हाइड कर लेना चाहिए, जरूरत पड़ने पर अनहाइड कर लेना चाहिए। डेटाबेस बनाते समय हेडिंग्स लिखना जरूरी है, कंपलसरी है, और हेडिंग्स के तुरंत बाद डेटा होना चाहिए और
डेटा में कुछ यही होना चाहिए कि जो सबसे पहला कॉलम है, लेफ्ट वाला कॉलम है, आईडी होनी चाहिए, प्राइमरी की होनी चाहिए, वो प्राइमरी की होनी चाहिए, मतलब वो डुप्लीकेट ना हो। इस तरीके का रिकॉर्ड वहां पर होना चाहिए। स्टेप नंबर 3, रेंज सेव कर देनी चाहिए। स्टेप नंबर 4 जो भी लास्ट स्टेप है, रेंज को डिफाइन, ये सब रूल्स हम लोग लिख ले रहे हैं। डिफाइन द रेंज नेम कर देना चाहिए। हालांकि ये सब कोई भी चीज कंपलसरी नहीं है। अगर आप कहोगे सर ये सब ना करें तो चलेगा, लेकिन क्या होगा, उससे आपकी स्पीड स्लो रहेगी। इन सब चीजों को करने से आप जल्दी काम कर पाओगे, कंट्रोल कर पाओगे। डिफाइन द रेंज नेम कर लेना चाहिए। इट इज नॉट मैंडेटरी, इट शुड। डिफाइन द रेंज नेम कर लेना चाहिए। नंबर 5 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्री स्पैन। कमांड आ रहा है फ्री स्पैन। 5वां टॉपिक है आज का, फ्री स्पैन। जब आपका डेटा ज्यादा है, अब डेटा बड़ा होने वाला है, बड़ा हो चुका है, हम लोग देख रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, ग्रुप, इसका कोर्स का नाम, शेप, रजिस्ट्रेशन नंबर आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, ये सब यहाँ पे ये सब इतने सारे डेटा बड़ा हो गया, डेटा बड़ा हो चुका है, कुछ इस तरीके से हो चुका है। जब ये ज़्यादा हो जाएगा तब ये क्या लिखा हुआ है याद है, इसका ये क्या है, ये टू क्या है, ये वन नहीं समझ आ रहा है। हेडिंग्स नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि स्क्रीन की लिमिट होगी। आप कहें सर स्क्रीन छोटी कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, छोटा करेंगे, एक समय आएगा पढ़ना, जूम भी नहीं हो पाएगा। तो पहला तो एक टेम्परेरी तरीका है कि जूम छोटा कर लिया। जो हेडिंग लाइन है, इट शुड बी फिक्स, द हेडिंग लाइन शुड बी फिक्स। हेडिंग लाइन को फिक्स कर दीजिए। ये हेडिंग लाइन है। हेडिंग लाइन क्यों बनाई गई है, ताकि रिकॉर्ड को पहचाना जा सके कि क्या चीज क्या। तो जब हम नीचे जा रहे हैं, जैसे जैसे रिकॉर्ड बढ़े, हेडिंग मूव नहीं करनी चाहिए। इन द सिमिलर में तो ये रोल नंबर है, इसी रोल नंबर से तो स्टूडेंट का पहचाना जाएगा, उसके नाम से उसको पहचाना जाएगा। ये मूव नहीं होना चाहिए, ये मूव नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप यहाँ पर आकर के भूल जाओगे कि क्या रिकॉर्ड किसका भर रहे हैं, ये यस है किसका, इसका नाम तो दिख ही नहीं रहा है। तो जो आपकी इम्पोर्टेंट फील्ड है, आप मोस्टली जो होता है प्राइमरी की इम्पोर्टेंट, लेकिन आप चाहें तो प्राइमरी की और नेम दोनों को आप मान सकते हैं कि दोनों हमारी स्क्रीन पर बने रहें, ताकि वो चाहिए। तो जो हेडिंग के नीचे और कॉलम के राइट, हेडिंग के नीचे कॉलम के राइट को कर्सर रखना है, जहाँ पे मैंने इस समय रखा है। जितना हिस्सा लॉक करना है उसके वहां पे कर्सर रखना है, यहाँ पे नहीं रखेंगे आप। अगर आपने कर्सर यहाँ रख दिया, कर्सर जहां पर है उतना उसके ऊपर और उसके लेफ्ट सब लॉक हो जाएगा। कर्सर जहां पर है उसके ऊपर और उसके लेफ्ट लॉक हो जाएगा। इसलिए कमांड को देने से पहले कर्सर को यहाँ पे रखिए, हेडिंग के नीचे और प्राइमरी की के राइट, हेडिंग के नीचे और प्राइमरी की के राइट। देने के बाद व्यू पे जाना है आप, देने के बाद आपको व्यू कमांड पर जाना है। फ्रीज पेन, दिस इज फ्रीज पेन। फ्रीज का मतलब जाम कर देना, लॉक कर देना। पहला वाला ऑप्शन दे दीजिए। कैसे करेंगे, देखिए लाइन खींच के ये लॉक हो गया है। लॉक होने का मतलब अब ये स्क्रीन हेडिंग लाइन हटेगी नहीं, आपका सारा रिकॉर्ड स्क्रॉल करेगा, हेडिंग लाइन आपके सामने बनी रहेगी।
तो आप आसानी से जैसे जैसे रिकॉर्ड आप भरते रहेंगे आपको दिक्कत नहीं होगी। जब आप नीचे जा रहे हैं तो आपकी हेडिंग्स हर समय बनी हुई है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जैसे आप नया रिकॉर्ड भरते रहेंगे आपके सामने आपको पता पड़ता रहेगा कि आपको क्या रिकॉर्ड भरना है। इसी तरीके से जब आप राइट चलेंगे, जब आप राइट हैंड साइड चलेंगे तो ये दोनों कॉलम नंबर और नेम ये भी स्क्रॉल नहीं करेंगे, ये भी स्क्रॉल नहीं करेंगे। जब आप मूव करते रहेंगे आपको हर समय पता ये किसका रिकॉर्ड है, राइट। क्योंकि हमें जैसे से मतलब है, हमें आलोक तिवारी का पीआरएन चाहिए था तो आलोक तिवारी का पीआरएन हमको दिखाई दे। इसको कहते हैं फ्री स्पेन। ये अब आप समझ लीजिए कंपलसरी हो जाएगा आपके डेटा में, क्योंकि आपको रिकॉर्ड पे ज़्यादा भरना ही भरना है। तो आप सबसे अब आपको काम यही होगा कि आप शीट खोलेंगे, हेडिंग डालेंगे, उसको बोल्ड करेंगे, रिकॉर्ड भरना स्टार्ट करेंगे और थोड़ी देर के बाद जाकर आपको महसूस होगा कि इसको तुरंत क्या किया जाए, फ्रीज कर दिया जाए। तो आप फ्रीज कर दीजिए उसको। फ्रीज करने का मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर कर्सर जाएगा, उसके ऊपर भी कर्सर जाएगा, बस वो स्क्रॉल करते समय हटेगा। जब ऊपर रहेंगे जब नीचे जाएंगे तो ऊपर वाली रिकॉर्ड फिक्स रहेगा, जब राइट जाएंगे तो लेफ्ट वाला फिक्स रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। बाकी सारे कॉलम मूव करेंगे, ये वाला कॉलम नहीं करेगा। फ्री स्पैन। ओके, नंबर टू फिर आज हम लोग बड़े डेटा को कंट्रोल करना सीख रहे हैं, देखना सीख रहे हैं। बस अभी कोई नई चीज हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, नाम डाला है, कंट्रोल किया है सही से। बड़ी चीजों को कैसे देखें उसी के बारे में क्लास हो रही है आज की, मैनेजमेंट हो रहा है कैसे ठीक से बैठे। जब स्टूडेंट कम थे तो किसी भी कुर्सी पे बैठो, वहीं पे बैठो। जब ज्यादा है तो फिर ठीक से मैनेज करना पड़ेगा ताकि सब लोग बैठ पाए, अरेंजमेंट सही से करना। ओके, तो कम रिकॉर्ड्स पे, कम डेटा पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे जैसे डेटा बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे डेटा बढ़ता और स्टूडेंट आएंगे तो और क्लोज करना पड़ेगा और कुर्सियां लगानी पड़ेंगी, राइट। ज्यादा और लाइट और बढ़ेगा, नहीं आ पाएगा, गर्मी बढ़ेगी, लाइट्स बढ़ानी पड़ेगी, क्लास को और कंट्रोल करना पड़ेगा, एंड सो ऑन। ठीक, तो जब डेटा बड़ा हो रहा है तब हमको क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ सकते हैं। डेटा को फ्रीज कर लीजिए, आसानी रहेगी आपको। आपके पास अगर फ्रीज हटाना है तो वापस अनफ्रीज कर दीजिएगा, ये फिर से हट जाएगा। बड़े डेटा के लिए एक तो फ्रीज कमांड होता है और दूसरा स्प्लिट होता है। जब बहुत ही बड़ा डेटा हो जाएगा आपका, जब काफी बड़ा डेटा हो गया, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि कॉलम तो बहुत ज्यादा है ना, काफी ज्यादा कॉलम्स हैं, कभी ना कभी इसकी जरूरत तो पड़ने वाली होगी हमें। किसी न किसी दिन डेटा यहाँ पे पहुंचेगा ही पहुंचेगा, तभी तो एक्सेल ने हमको इतना सारा जगह शीट दिया है, नहीं तो वो जेड पे खत्म कर देता। तो इसका मतलब है 26 कॉलम, 30 कॉलम, 35 कॉलम, 40 कॉलम, 50 कॉलम पे किसी न किसी दिन डेटा पहुंचेगा जाकर। तो वो 50 कॉलम फ्रीज से भी दिखाई देने वाले हैं नहीं अपने, चाहे हम जूम छोटा करेंगे चाहे फ्रीज करेंगे तो भी हमको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि एक ही स्क्रीन पर 50 कॉलम तो आने से रहे। एक स्क्रीन पे ज्यादा से ज्यादा 10, 12, 5, 7 कॉलम आएंगे, छोटे छोटे, बड़े होंगे तो 3 ही 4 आ पाए। तो कभी न कभी ऐसी सिचुएशन तो आएगी कि कॉलम नंबर ए पे जो लिखा होगा वो भी हमको देखना जरूरी होगा, और कॉलम नंबर जो जेड या बहुत ज्यादा बी जेड पे लिखा हुआ है वो भी देखना हमको जरूरी होगा। दूर दूर के कॉलम्स को देखना जरूरी होगा, कभी तो ऐसे जरूरत पड़ेगी। तो जब डेटा काफी दूर है और 2 भागों में उसको देखना चाहते हैं तो स्क्रीन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे हम। एक स्क्रीन पर पहला हिस्सा खोल लेंगे और दूसरी स्क्रीन पर दूसरा हिस्सा, स्क्रीन को स्प्लिट कर देंगे, राइट। बहुत सारी रो है, लाखों रो है हमारे पास, हमारे पास 10,48,576 रो का एक शीट में ऑप्शन है। तो कभी तो ऐसा होगा कि रो नंबर 500 भी देखनी होगी और रो नंबर 5000 भी देखनी होगी, तो स्क्रीन को 2 भागों में बांटना पड़ेगा। तो हम स्क्रीन को स्प्लिट कर देंगे, राइट। स्प्लिट का मतलब है एक ही स्क्रीन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, ड्यूल कर दीजिए उसको, ताकि एक हिस्से में एक चीज देखी जा सके, दूसरे हिस्से में दूसरी चीज देखी जा सके। तो आपको क्या करना है,
अब जैसे नीचे आ गए तो हम F5 करके A1 कर दे रहे हैं या Go to करके पहुंच गए फटाफट ऊपर। आपको अगर कहीं पर भी स्प्लिट करना है तो आप ऐसे सेलेक्ट कर लीजिएगा इसको, यहाँ से भी आप किसी भी जगह पे इसको सेलेक्ट करके स्प्लिट कमांड दे दीजिए। जैसे आप स्प्लिट करेंगे एक स्प्लिट की कॉलम स्क्रीन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। अब ये हिस्सा अलग चलेगा और ये हिस्सा अलग चलेगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी कॉलम नंबर AZ है, यहाँ पे कॉलम नंबर BC है, दूर दूर के कॉलम्स इस तरीके से देखे जा सकते हैं। इस तरीके से देखिए कॉलम नंबर D दिखाई दे रहा है, कॉलम नंबर AZ दिखाई दे रहा है। अगर भरा होगा कुछ यहाँ पे डेटा तो हम लोग देख पाएंगे। जब जरूरत खत्म हो जाए इस पर डबल क्लिक करिएगा, सिंपल हट जाएगा और एंड लेफ्ट करके हम लोग आगे हम लोग पढ़ चुके हैं। हमारे पास मूवमेंट के कितने ऑप्शंस हैं, F5 करके गो टू कर सकते हैं। एंड कमांड पढ़ा था हम लोग ने, एंड डाउन, एंड राइट, एंड अप, एंड लेफ्ट करके कहीं पर भी जा सकते हैं। तो एंड से मूव कर सकते हैं या F5 गो टू करके जा सकते हैं। इन द सिमिलर वे जब स्क्रीन को हॉरिजॉन्टल देखना होगा कि रो नंबर ऊपर पे कुछ देखना है, रो नंबर नीचे पे कुछ देखना है, तो आप किसी भी एक रो को सेलेक्ट कर लीजिए, किसी भी एक रो को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से स्प्लिट कर लीजिए। ये दो कमांड ऐसे हैं, फ्रीज और स्प्लिट, जो कमांड को देने से पहले आपको ध्यान रखना है। अगर आप यहीं पे रख करके ऐसे ही आपने फ्रीज दे दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे सब लॉक हो जाएगा, है ना। इसलिए फ्रीज देने से पहले संभाल के कर्सर रखिए, स्प्लिट देने से पहले सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपने को सेलेक्ट नहीं किया, ये ऐसे ही आपने कहा, आपको नहीं समझ में आया, याद नहीं रहा, आपने यहीं पे जाके स्प्लिट कमांड दे दिया कि देखें क्या हो रहा है, तो समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। तो उसका रूल फॉलो करना पड़ेगा। पहले कॉलम को सही से सेलेक्ट कर लीजिए या रो को पहले से सही से सेलेक्ट कर लीजिए। आपने सेलेक्ट कर लिया, फिर स्प्लिट कर दिया। यहाँ से दो भागों में बढ़ गई स्क्रीन। अब ये स्क्रीन अलग चलेगी। हम लोग अपने मोबाइल पे भी ऐसे कर लेते हैं, आजकल ऑप्शन आ गया है, दो प्रोग्राम्स एक साथ चला लेते हैं, स्क्रीन को डिवाइड कर लेते हैं और टैप करके देख लेते हैं मल्टीपल व्यूज आपको जरूरत पड़ सकती है। तो रो नंबर 215 भी दिखाई दे रही है और रो नंबर 15 भी दिखाई दे रही है। जैसे रिकॉर्ड ज्यादा भरा हुआ होगा, जैसे रिकॉर्ड ज्यादा भरा हुआ होगा ऐसे दिखेगा। ऐसा क्या होगा सर, आप क्या होगा? आप जब बहुत दिन बाद आओगे इंस्टीट्यूट में ना, तो या आप किसी शॉप पर जाओगे तो तुरंत पहचान जाता है ना, जो भी अगर पुराना अच्छा शॉपकीपर होता है वो तुरंत हमको उस तरीके से वैल्यू मिलने लगती है। हम किसी शॉप पर जाएं, एक प्रोडक्ट खरीदें, आप नए कस्टमर हैं, आपको डील करेगा अच्छी तरीके से, वो तो उसका बनता ही है। लेकिन हम दूसरी बार जाएंगे तो और अच्छी तरह डील करेगा, और हम बार बार जाएंगे ना तो हमको बहुत अच्छी तरह डील करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम उसके रेगुलर कस्टमर बन चुके होंगे। फिर हम उससे हक से भी कहेंगे यार तुम्हें डिस्काउंट तो देनी ही पड़ेगी, अब तो तुम्हारे पास से सामान लेते हैं, राइट। पहले दिन पैसा नहीं कम करेगा, लेकिन दूसरे दिन हम उसको कहेंगे रखना पड़ेगा तुम्हें। फिर वो मना नहीं करते ना वो लोग, क्यों यार, रेगुलर। तो हम ध्यान, और अगर नहीं ध्यान किया तो आप जाओ बेटा ठीक है, फिर ऐसे बहुत कस्टमर गया फिर हाथ से। तो कंज्यूमर को बहुत वैल्यू देनी पड़ती है आज की डेट में, कंज्यूमर का ध्यान रखना पड़ता है। मार्केट कैसी है, कंपटीशन है, राइट। आपको अपनी क्वालिटी मेंटेन करना है, आपको अपना प्राइस मेंटेन करना है, कंज्यूमर का ध्यान रखना है। आईटी फील्ड पढ़ रहे हैं लेकिन थोड़ा सा सेल्स जरूरी है। आप बोलोगे सर हम लोग तो कंप्यूटर पे काम करने वाले हैं, सेल्स से क्या मतलब है सर, हम लोग तो सेल्स वाले देखेंगे जाकर के, राइट। तो सेल्स वाले देखेंगे, लेकिन जब तक सेल्स नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं होगा। अगर बिजनेस ग्रो ही नहीं कर रहा होगा तो 4 कंप्यूटर ऑपरेटर क्यों रखेगा, 1 कंप्यूटर ऑपरेटर रखेगा। बिजनेस ग्रो हो रहा होगा तभी कंप्यूटर ऑपरेटर बढ़ेंगे, तभी प्रोग्रामर बढ़ेंगे, जब प्रोग्रामर बढ़ेंगे तब सिस्टम डेवलपर की जरूरत पड़ेगी। तो हर चीज सेल्स पे डिपेंड है। तो कहीं ना कहीं सेल्स कम्युनिकेशन को बनाए रखना है। तो एक थोड़ा सा साइकोलॉजिकल कोर्स के अंदर ये चीजें इंक्लूड करी गई हैं कि कुपा के अलावा एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बच्चे के अंदर डेवलप करिए। आफ्टर सेल सर्विसेज हमको कैसे प्रोवाइड करनी है,
वो भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये फीचर क्या है, ये फीचर क्या है, हम तुरंत देखेंगे, है ना। कंज्यूमर हमसे एक बार कोई प्रोडक्ट परचेज करके गया, वो आएगा तो हम ध्यान रखते हैं कि लास्ट टाइम मैंने उसको कितना डिस्काउंट दिया था, कितने में सामान बेचा था, तो याद रखते हैं वो। तो या तो याद रखें या फिर तुरंत कंप्यूटर है तो फाइंड करके देख लेंगे, यस आई नो आप मेरे पास से सामान लेके गए थे और मैंने तो आपको इतने में सामान बेचा था और मैंने आपको इतना प्रोडक्ट का डिस्काउंट दिया था। तो प्रीवियस रिकॉर्ड हमको देखना होगा, राइट। सामान खराब हो गया, आपने कहा ये सामान खराब हो गया, तो तुरंत वारंटी चेक होती है कि कब ले गए थे, फाइंड करते हैं स्ट्रिक्टली, तुरंत फाइंड करके तुरंत पता पड़ जाता है ये प्रोडक्ट का, देखा हाँ यस वारंटी में है, ले लिया, नहीं है तो मना कर देंगे कि ये प्रोडक्ट है ही नहीं हमारा। कुछ दुकानदार अच्छे नहीं होते हैं, आप सामान खरीदिए 2 दिन बाद उसको बोलिए ये सामान खराब निकला, वो तुरंत मना कर देते हैं, मेरा है ही नहीं, आप बिल लाए थे, आप बोलोगे बिल तो आपने दिया ही नहीं था, बोले पता नहीं आप तो ले ही नहीं गया, हमें क्या पता। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, तुरंत एक्सेप्ट करते हैं अपने मिस्टेक्स को, सर्विस देते हैं। तो जो रूटली बात करता है फिर उससे कभी नहीं कहते कि ठीक है एक बार धोखा दिया अब हम आपके पास कभी नहीं आएंगे। जो सर्विस देता है उसके बाद बार बार जाते हैं। इट इज कॉल्ड क्वालिटी मैनेजमेंट सर्विसेज। तो रिकॉर्ड को ढूंढना पड़ेगा, जो भी रिकॉर्ड होंगे ये सब कंप्यूटर्स में तब आपको काम आएंगे, कंपेयरिंग करेंगे, लास्ट टाइम क्या खरीदा था, इस बार क्या खरीदा,